अकेला राहु केतु कोई नुकसान नहीं देता। ओके, बट अगर किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ है, फिर उसकी स्पेसिफिकली विद मून, कॉम्बिनेशन बहुत सारी बन सकती है। अगर मोस्टली हम ट्रांजिट्स या फिर कोई भी दशा चल रही है तो मोस्टली लोग यही बोलते हैं, अगर अब जुपिटर फॉर एग्जांपल एरीज में आ गया तो ये रिजल्ट देगा। हर ट्रांजिट के लिए स्पेसिफिक वीडियोस बनाई जाती है कि एरीज वालों के लिए ये है, टॉरस वालों के लिए ये है। ट्रांजिट तो पूरी कुंडली का 2% भी डोनेट नहीं करता। तो अगर कोई भी इवेंट इससे रिलेट कर रहा है तो वहाँ पर पहले इसका बैठा होना ज़रूरी है, उस पर्टिकुलर राशि में, उस पर्टिकुलर हाउस में उसका होना ज़रूरी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये बात ना बड़ी रिसर्च वाली है। अग्नि पुराण का रेफरेंस है इसमें हमें बताया गया है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ राहु एंड केतु। स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, ये सब चीज़ें हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, फ्लक्चुएटिव हैं। अभी मैंने बोला दिसंबर में मार्केट गिरेगी, राइट। 26,200 की मार्केट है, आप दिसंबर में देखना 25,300 हो जाएगी। सारावली में कोट है, लगन में राहु अगर कर्क में हो, मिथुन में हो, वृष में हो और मेष में हो तो उच्च के प्रकार के रिजल्ट देता है। द मोर यू स्टडी एस्ट्रोलॉजी द मोर यू नो दैट यू डोंट नो। कैसे हैं ज्योति जी आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? तो सर आज जो स्पेसिफिक पॉडकास्ट इट इज़ अबाउट राहु एंड केतु एंड उनके जो भी मिथ्स है स्पेसिफिकली जो इंडियन मार्केट में चल रहे हैं तो उनके बारे में। तो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। जैसे आप हमेशा फ्रेम करते हो एस्ट्रोलॉजी जो है मिक्स है हमारे साइंस, लॉजिक्स और ट्रेडिशन का, तो अगर हमें वहीं पर राहु और केतु को फ्रेम करना हो तो आप कैसे करोगे? फ्रेम हम कौन होते हैं राहु केतु करने वाले? वैसे ही फ्रेम्ड है, इनको लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। ओके। पहली बात तो राहु केतु छाया ग्रह है, ये पॉइंट्स हैं। ओके। आप इमेजिन करो अर्थ एक ऑर्बिट में घूम रही है, सन के अराउंड एक ऑर्बिट में घूम रही है, और मून अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में घूम रहा है। तो कितने ऑर्बिट हो गए? 3। राइट। सन का ऑर्बिट फिक्स है, अर्थ का अपना ऑर्बिट है जिसको एक्लिप्टिक कहते हैं, करेक्ट, और मून का अपना ऑर्बिट जो एक्लिप्टिक से थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट है। इन तीनों ऑर्बिट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को राहु केतु कहते हैं, नॉर्थ नोड या साउथ नोड कहते हैं। और जो पॉइंट्स होते हैं वो चलते नहीं हैं, पॉइंट्स तो अपनी जगह खड़े रहते हैं। गाड़ी चलती है कि खंबा चलता है? ऑब्वियसली गाड़ी चलती है। जब गाड़ी चलती है तो खंबा हमें पीछे जाता हुआ नजर आता है। राइट। जब ट्रेन चलती है तो आसपास के पेड़ हमें पीछे जाते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही जब अर्थ चलती है और मून चलता है अपने अपने ऑर्बिट्स में, तो राहु केतु के जो पॉइंट्स हैं वो हमें पीछे जाते नजर आते हैं। इसलिए हम कहते हैं राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। ओके। लेकिन वो वक्री नहीं होते, हम आगे चल रहे होते हैं। गॉट इट। हम आगे चल रहे होते हैं, वो वक्री नहीं होते। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, राहु केतु हमेशा बेकार है, हमेशा अच्छे हैं, इनके सिग्निफिकेंस क्या है? इनको जज करने की 5 अलग 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 थ्योरीज हैं। पहली बात, राहु केतु छाया ग्रह है, एक्चुअल ग्रह तो है नहीं। राइट। तो राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। ओके। राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। अगर राहु केतु किसी राशि या किसी ग्रह में इफेक्ट करेंगे तो वो उस राशि या ग्रह में बैठ के इफेक्ट करेंगे। इनका एक्सिस होता है, इनकी दृष्टि नहीं होती, इनका एक्सिस होता है। ओके। तो अगर कोई भी इवेंट इससे रिलेट कर रहा है तो वहाँ पर पहले इसका बैठा होना ज़रूरी है, उस पर्टिकुलर राशि में, उस पर्टिकुलर हाउस में उसका होना ज़रूरी है। ये हो के अच्छा है कि बुरा है, ये डिपेंड करती हैं मल्टीपल थ्योरीज। ओके। लोग कहते हैं, जो मैं सुनता हूँ उस हिसाब से लोग कहते हैं कि राहु फलाने फलाने घर में अच्छा होता है, 3, 6, 11 में राहु अच्छा होता है। राइट। राहु नहीं, कोई भी क्रूर ग्रह 3, 6, 10, 11 में अच्छा होता है। उसमें राहु भी आता है, उसमें केतु भी आता है, उसमें मंगल भी आता है, उसमें शनि भी आता है, उसमें सूर्य भी आता है। ओके। तो क्रूर ग्रह राहु अगर अकेला बैठा है 3, 6, 10, 11 में तो अच्छा है। ओके। अगर अकेला नहीं बैठा तो उसकी राशि के हिसाब से हमें उसको देखना पड़ेगा।
किसी प्लेनेट के साथ बैठा है, वो प्लेनेट कारक है या मारक है, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे परमेंटेशन कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते राहु कहीं पर बैठ के अच्छे रिजल्ट देता है या केतु कहीं पर बैठ के अच्छे रिजल्ट देता है। हाँ, डायरेक्टली नहीं कह सकते। ओके। तो अगर हम किसी बिगिनर एस्ट्रोलॉजर को अगर हम समझाना चाहें वन लाइन में कि राहु और केतु को हम कैसे बता सकते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करना कैसे बेटर रहेगा? राहु केतु को वन लाइन में समझाने ही अपने आप में बेवकूफ़ी है। ओके। उसको ये समझना सबसे पहले जरूरी है, राहु केतु प्लैनेट्स नहीं है, छाया ग्रह है। राइट। सेंसिटिव पॉइंट्स है। ओके। अर्थ का जो एक्सिस है और मून का जो एक्सिस है, उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक्सिस टू एक्सिस जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, उसका जो नॉर्थ पॉइंट है वो नॉर्थ नोड होता है, साउथ पॉइंट है साउथ नोड होता है। राइट। वो करीबन 1.5 साल एक ही राशि में रहता है। राइट। और वो धीरे धीरे पीछे होता है। राहु आजकल कुंभ राशि में राहु, तो कुंभ राशि में जब राहु आया होगा तो सबसे पहले 30 डिग्री में आया होगा। राइट। फिर 29 डिग्री में, फिर 28 डिग्री में, फिर 27 डिग्री में। जब ये कुंभ राशि से निकलेगा तो मीन में नहीं जाएगा, तो 30 से धीरे 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 जीरो की तरफ जाएगा और फिर कुंभ से मकर में आएगा। राइट। मकर से ये आपका धनु में आएगा। राइट। धनु से वृश्चिक में आएगा। तो राहु पीछे की चाल चलता है। पीछे की चाल इसलिए चलता है क्योंकि अर्थ और मून आगे की चाल चलते हैं और ये बैकवर्ड मोशन में जा रहा है। बैकवर्ड मोशन में चलता है। गॉट दैट। तो यहाँ पर हम इन शॉर्ट इसको वन लाइन में कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड इफ वी सिंप्लीफाई दैट, दे आर नॉट प्लैनेट्स, ये सिर्फ एक सेंसिटिव पॉइंट्स है, नोड्स हैं, दैट्स इट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये बात ना बड़ी रिसर्च वाली है। अग्नि पुराण का रेफरेंस है इसमें, ये मेरे पास बुक है। इसमें हमें बताया गया है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ राहु एंड केतु। ओके। कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल 9 प्लैनेट्स अगर हम राहु केतु को इंक्लूड करें तो, और अदरवाइज exclude करें तो 7। तो 7 राहु के 7 अपने अपने 7 प्लैनेट के 7 अपने अपने ऑर्बिट्स होंगे अराउंड द सन। करेक्ट। के नहीं होंगे? राइट। तो देयर आर 14 राहु एंड केतु एज पर अग्नि पुराण। इनके नाम भी दिए हुए हैं। ओके। पहले का नाम है राहु, दूसरे का नाम है संभा, तीसरे का नाम है संभाला, चौथे का नाम है व्यांगना, पांचवे का नाम है सलवाहा, इलवाहा छठे का नाम है, नमूची सातवें का नाम है, वातपी आठवें का नाम है, जीका, हराकल्पा, भूमा, नारका। ये सब अलग अलग राहु और केतु के नाम है। ओके। हर प्लैनेट के हिसाब से जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट नेम्स है। हाँ, और ये अग्नि पुराण में स्टेटेड है। तो कुंडली में हम लोगों को सिर्फ दो ही यानी कि सिर्फ एक ही राहु और केतु क्यों विजिबल होता है और दूसरे के इम्पैक्ट्स क्या हैं? विजिबल नहीं होता, हमारे सॉफ्टवेयर्स में यही दिखाया जाता है। राइट। मैं आपको 4 राहु केतु अभी के अभी समझा दूंगा। ओके। 2 तो आपको नजर आ गए। राइट। 2 मैं और समझा दूंगा। ओके। और उसी 2 के एवरेज में आप बाकी 14 राहु केतु भी निकाल सकते हो। ओके। इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा डेट सन स्टेशनरी प्लेनेट है। सन का ऑर्बिट हमेशा फिक्स्ड है। राइट। सन का ऑर्बिट Fixed है। हमेशा फिक्स्ड है। सन जहां बैठा है उसके 360 डिग्री में सारी राशि आ जाती हैं। अर्थ का ऑर्बिट रोटेशन वाला है। तो जब हम देखते हैं सूर्य आजकल, जब आप और हम बात कर रहे हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो सूर्य आजकल स्कॉर्पियो में है। थोड़े टाइम में 16 दिसंबर को सूर्य चला जाएगा धनु राशि में। 14 जनवरी को सूर्य चला जाएगा मकर राशि में। घूम धरती रही है। राइट। और हम जब धरती के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जहां पे मकर राशि वाला सिचुएशन है वहां पे सूर्य हमें नजर आता है। लेकिन अगर मैं घूम जाऊं तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा ना आपको देखने के लिए। राइट। तो
तो मेरा एंगल आपको की तरफ चेंज हो गया। इसकी वजह ये नहीं है कि आप घूम रहे हो, इसकी वजह ये है कि मैं घूम गया। राइट, स्टेशन इज फिक्स्ड। स्टेशन इज सन राइट, एंड अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। सन। अर्थ और सन के दो मेजर पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट्स को हम बोलते हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं अश्विनी एंड चित्रा। अश्विनी नक्षत्र स्टार्टिंग पॉइंट है मेष राशि का, और चित्रा नक्षत्र मिड पॉइंट है पूरे जॉडियक का। ओके। जॉडियक क्या है? जिस एक्लिप्टिक में अर्थ घूम रही है वही जॉडियक है। राइट, उसका जो मिड पॉइंट है वो चित्रा नक्षत्र है। एज इन 27 नक्षत्र का जो मिड पॉइंट है। मिड राइट, पॉइंट है 14 नक्षत्र, 14 चित्रा नक्षत्र। नक्षत्र वो तुला राशि में आता है। राइट, वो तुला राशि में तुला आएगा। तो इसके दो पॉइंट्स हो गए, एक मेष का, एक तुला का। मेष राशि वाला केतु है, तुला राशि वाला राहु है। जो अर्थ के राहु केतु है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। गॉट इट। मेष राशि वाला केतु है, तुला राशि वाला राहु है। अब मून के राहु केतु हमें कुंडली में नजर आती हैं। बिल्कुल। अब मान लो आज तो कुंभ राशि में राहु है, 1.5 साल बाद ये मकर में हो जाएगा, उसके 1.5 साल बाद धनु में हो जाएगा। जब ये राहु तुला में आएगा तो सूर्य के राहु और चंद्र का राहु दोनों एक दूसरे पे एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ओके, राइट, ओवरलैप करेंगे ना। गॉट इट। सूर्य का राहु भी तुला में है, राइट, और चंद्र का राहु भी तुला में आ जाएगा। तुला में आ जाएगा। ओके। तो ये क्या करेंगे एक दूसरे के सामने? ओवरलैप। ये अच्छा है कि बुरा है? इट शुड बी गुड। वाई? राहु पे ओवरलैप कर रहा है तो एज इन अगर आग में और आग लग जाए तो ओके, उस पॉइंट पर गलत है। बट अगर हम ट्रांजिट्स पे भी बात करें तो अगर एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पे सेम अपने ही नेटल प्लैनेट पे ट्रांजिट करे तो इट इज़ गुड ना, वो एक्टिवेट हो गया एक तरीके से, नहीं? इट इज बैड। ओके, इन द अगर हम राहु केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें, ऊपर हो जाए और सेंसिटिव पॉइंट पे आ जाए, और चित्रा नक्षत्र वैसे ही एक सेंसिटिव पॉइंट है, दिस इज बैड। सेंसिटिव पॉइंट के केसेस में इट इज़ बैड। इट इज बैड। ओके। जब राहु तुला राशि से मेष राशि की तरफ जाता है तो उसकी गुडनेस बढ़ती है। ओके, एज इन उच्चतम की तरफ अगर कोई प्लैनेट बढ़ता है तो उसकी same, गुडनेस बढ़ती है। राइट। इसी को जस्टिफाई करने के लिए सारावली में कोट है, लगन में राहु अगर कर्क में हो, ओके, मिथुन में हो, वृष में हो और मेष में हो तो उच्च के प्रकार के रिजल्ट देता है। ओके, बट एज सच कोई उच्चतम राशि नहीं है राहु या केतु की हमारे पास। कोई उच्चतम राशि। ठीक है, यहाँ पर आपने अभी मून के राहु और केतु के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। मून और तो सन दोनों डिसाइड कर लिया। सन के तो फिक्स रहेंगे, राइट, सन के फिक्स हैं तुला और मेष में। राइट, मून के आपको नजर आई हाँ, जाते हैं, मून- हर 1.5 साल में उसकी राशि Right. का परिवर्तन होता है। ठीक है। बट अगर हम अदर प्लैनेट्स के राहु और केतु के बारे में बात करें तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं एक नेटल के कुंडली पर? उसका जो इम्पैक्ट वर्जन है वो वैदिक ज्योतिष में बहुत क्लियरली नहीं लिखा हुआ। ओके, उसका जो इम्पैक्ट वर्जन है वैदिक ज्योतिष में बहुत क्लियरली नहीं लिखा हुआ। ओके, इस पे अभी रिसर्च करनी जरूरी है। अभी तो मुझे इनके सब 14 के नाम ही नहीं पता, गॉट इट। लेकिन आई हैव समथिंग टू लुक फर्दर। आई हैव समथिंग टू लुक फर्दर। Further. मुझे आज भी अपने सर की बात ध्यान आती है, द ग्रेट जस्टिस एस.एन. कपूर, कि द मोर यू स्टडी एस्ट्रोलॉजी द मोर यू नो दैट यू डोंट नो। करेक्ट, गॉट इट। तो राहु केतु की ये मैंने जो आपको बात बताई है, ये वन ऑफ द पॉइंट है जोडियक का जिसको बहुत केयरफुली देखना चाहिए। गॉट इट। तो अभी हम लोगों को दूसरे प्लैनेट्स के राहु केतु को कंसिडर नहीं करना चाहिए, राइट? एंड वी शुड स्टिक टू दीज टू ओनली। गॉट इट। दीज टू प्लस सन वाले, हाँ, विद सन एंड मून के दोनों के राहु केतु को सिक्का। ओके। तो मोस्टली लोग कहते हैं कि राहु की जब भी ट्रांजिट है या फिर राहु की जब भी दशा चल रही है तो हमेशा बैड लक, केतु है तो कोई किसी तरीके की डिटैचमेंट या लॉस, तो ये एक वर्डिट बन चुका है। तो इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज बुलशिट। ओके, कैन यू एक्सप्लेन इट फर्दर? अभी मैंने बताया, सारावली ने बोला है कि राहु फर्स्ट हाउस में, कर्क में, मिथुन में, वृष में और मेष में अगर अकेला बैठा हो ओके, तो राजयोग देता है। ठीक है, अभी मैंने ये राइट। पॉइंट बोली।
आई नो अ पर्सन फ्रॉम 1960s के एरा का बंदा है वो, उसकी राहु की दशा लगी थी इन 1980s, ओके और 1980 से जब उसकी राहु की दशा लगी टिल 1998 उसने अपनी लाइफ में बहुत ही गोल्डन पीरियड जिया है। ओके राहु का पीरियड खत्म, सब खत्म। ओके, वो पर्टिकुलर 18 ईयर्स जो थे वो दे वर गुड। Never. गॉट इट। तो अगर हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहें कि राहु उनके जो जैसे सिंप्लीफाई कर दिया हर किसी ने कि बैड लक या फिर लॉस को लेकर के, तो क्या स्टेटमेंट देनी सही रहेगी? अकेला राहु केतु कोई नुकसान नहीं देता। ओके, बट अगर किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ फिर है, उसकी स्पेसिफिकली विद permutation मून। combinations बहुत सारी बन सकती है। ओके, अगर जैसे हम मून या फिर वीनस प्लैनेट जैसे प्लैनेट्स के बारे में राहु बात करें। केतु सन और मून के साथ सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। ओके सन और मून के साथ सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, लेकिन इसको ग्रैंड योग बोलना भी बेवकूफी है, गॉट दैट। क्योंकि ग्रहण होने के लिए अमावस्या का होना जरूरी है सूर्य ग्रहण के लिए, और पूर्णिमा का होना जरूरी है चंद्र ग्रहण के लिए। तो लेकिन इसको ऐसे जरूर बोल सकते हैं, राहु केतु विद एनी ऑफ द ल्यूमिनरीज आइदर सन और आइदर मून इज नॉट गुड फॉर द मेंटेलिटी, फ्लक्चुएटिव मेंटेलिटी देता है वो। गॉट इट। तो मोस्टली लोग बोलते हैं कि राहु अगर सेकंड हाउस में है तो वो ऑब्सेशन किसी तरीके का या फिर एडिक्शंस देता है, तो इज इट दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग? अकेला है तो कुछ नहीं देता। अकेला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर किसी प्लैनेट के साथ है तो अपने वो- अपने परमेंटेशन कॉम्बिनेशन वो होंगे। अपने अपने परमेंटेशन कॉम्बिनेशन। गॉट इट, ठीक है। तो राहु के लिए हमेशा ये बात बोली जाती है कि या तो वो सडन गेन्स अगर किसी अच्छे हाउस में बैठा हो, या फिर फॉरेन ट्रैवल देता है स्पेसिफिकली फॉर 12th हाउस। इज इट करेक्ट? ऐसा कुछ नहीं है उसके लिए। अगर हम लोगों को वो चेक करना हो किसी के लिए ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल के लिए, तो हमें क्या चीज़ें और कंसिडर करनी होंगी साथ में? मीन राशि में राहु फॉरेन ट्रैवल दे सकता है, ओके लेकिन वो फॉरेन ट्रैवल नहीं, फॉरेन सेटलमेंट दे देता है फिर कुछ Okay. टाइम के लिए। गॉट इट। लेकिन उसकी दशा आनी जरूरी है, उसकी सुदर्शन चक्र दशा आनी जरूरी है, उसका कुंडली में इम्पैक्टफुल होना जरूरी है इन अ गुड वे। ओके, अगर वही हमारा मारक बन के बैठा है किसी तरीके, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो गॉट इट। तो केतु के लिए भी सेम तरीके से लाइन बोली जाती है कि केतु इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी, कि वो हमें स्पिरिचुअल बनाता है या वो हम लोगों को डिटैच करता है। तो इज़ इट रॉन्ग? किसी किताब में नहीं लिखा। ऐसा कहीं पर नहीं है। जस्ट दैट जो नोशन क्रिएट किया है वो जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बोल सकते हैं, न्यू बीज, राइट? ओके ना केतु से मोक्ष आता है। ओके, यस दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि केतु 12th हाउस में है। तो केतु को किसी भी आप क्लासिकल टेक्स्ट में जिसको हम शास्त्र बोलते हैं उसकी वर्डिंग्स पढ़ोगे तो आपको उसके कई परमेंटेशन कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ओके, गुड एंड बैड बोथ। गुड एंड बैड। लेकिन हाँ ये जरूर है कि केतु डिटैचमेंट देता है, लेकिन वो डिटैचमेंट अच्छी है कि नहीं ये डिपेंड करता है। ओके, अगर वो 7th हाउस में जाकर के केतु अकेला बैठा है, लेट्स से, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अकेले राहु केतु कोई भी बड़ा पंगा नहीं क्रिएट करते। Okay. अगर वो अच्छी राशियों में हो, कारक की राशियों में हो तो और अच्छा हो जाता है। ओके, कारक की राशि में तो इट्स गुड, अगर दूसरा है तो गलत। ओके, गॉट इट। अगर अकेले नहीं है तो उसके परमेंटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। ओके उस कुंडली में हो सकता है कि किसी और वजह से प्रॉब्लम हो, ओके, लेकिन वो ब्लेम एस्ट्रोलॉजर को पता नहीं ना कुछ, तो ब्लेम राहु केतु को ही करते हैं। या मोस्टली क्योंकि आज के टाइम पे राहु की दशा केतु की दशा को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया गया है कि अब ये वाली दशा चल रही है तो कुछ ना कुछ बुरा होना ही है। एज इन एक बंदा है एमएनसी में जॉब करता है, मेरा क्लाइंट है, सतविशा नक्षत्र का उसका लगन है। ओके उसकी राहु की महादशा लगी, वो जूनियर मैनेजर से कंपनी का वीपी बन गया राहु की महादशा में। ओके उसका राहु अष्टम में अकेला बैठा है। अष्टम का अकेला राहु कहते हैं मौत हो जाती है, ऐसा कोई कहता है, मेरे को तो नहीं पता। देयर आर मेनी ऐसा। एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं अष्टम में अकेला राहु है तो मौत हो जाती है। राइट। अभी वो वीपी बन गया। उसका लगन नक्षत्र लॉर्ड कौन है? राहु राहु हिडन कारक हो गया उसका। हिडन कारक। करेक्ट। जितने भी हमारे लगन के फैक्टर्स होते हैं, अगर वो अच्छी राशियों में बैठे हों, अच्छे प्लैनेट से किसी तरह का कॉम्बिनेशन बना रहे हो कुंडली में, तो वो कहीं ना कहीं हिडन कारक हो जाते हैं। गॉट इट। हाँ उसका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, खरोच आई है, लेकिन खरोच आने के बाद वो अगर ठीक हो जाए तो वो तो इसकी क्या गारंटी है कि जुपिटर की दशा में नहीं आएगी?
गॉट इट. तो वी कैन से कि लग्न नक्षत्र होने की वजह से उसने अपना अच्छा तो दिया ही है, बट 8th हाउस में बैठे होने के कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज भी दी हैं लाइफ में. हमेशा इसको रेशियो में ही देखना होता है, चाहे कोई भी प्लेनेट हो, कि वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है. कितना अच्छा ओके. है, कितना। उसके अकॉर्डिंगली वो अपने रिजल्ट्स देगा. गॉट इट. तो जैसे अभी आपने राहु के नक्षत्र की बात करी, तो अगर हम उसको थोड़ा सा और एम्पलीफाई करें तो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप. ये जो 6 नक्षत्र हुए राहु के 3 और केतु के 3, तो वो किस तरीके से अच्छा और बुरा दोनों तरीके का इम्पैक्ट डाल सकते हैं. ये लाइन ही गलत है, राहु के 3 नक्षत्र और केतु के 3 नक्षत्र. ओके. ये लाइन ऐसे गलत है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको समझना पड़ेगा आपको. अश्विनी, मघा और मूल, ये तीनों केतु के नक्षत्र हैं. राइट. इनको गणमूल भी कहते हैं. करेक्ट. अब दिक्कत क्या है, कोई अश्विनी, मघा और मूल में पैदा हो जाता है ना, तो स्पेशली मूल वाले, उनको कहते हैं इनकी मैरिड लाइफ खराब होगी. राइट. बिना सोचे बिना समझे ये लाइन बोल देते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अश्विनी, मघा और मूल में अगर उस दिन रवि योग बनाओ, सर्वार सिद्धि योग बनाओ और आनंदी योग अच्छा हो, तो वो बंदा बहुत अच्छी हाइट्स इंजॉय कर रहा होता है अपनी लाइफ में. ओके. राहु के नक्षत्र हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा. राइट. ये अपने साथ बैगेज लेके आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो बैगेज बुरा ही हो. ओके. जरूरी नहीं है वो बैगेज बुरा ही हो. आद्रा के जो देवता हैं वो रुद्र अवतार हैं. उनके जो ओके देवता में नक्षत्र के देवता नक्षत्र देवता. राइट. तो आद्रा का जो बैगेज होगा, जो पुराने जन्म से वो लेके आएगा, उसमें कहीं ना कहीं एंगर, एग्रेशन या रिवेंज जरूर होगा. ओके. आद्रा वाले आप देखोगे उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. ओके. स्वाति के देवता हैं पवन देव. स्वाति वाले चलनमान है, मतलब इनको बोलते हैं चंचल. अब ये चंचल बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है. राइट. अकॉर्डिंग टू योर जॉब. करेक्ट. जैसे टूरिंग जॉब होगी चंचल, हवा होगी चंचल. कोई पायलट है तो कभी इस देश से उस देश जा रहा है, फिर उस देश से उस देश जा रहा है, फिर उस देश से ये एक चंचल. राइट. तो वो सपोर्टिव आ गया यहाँ पर. यहाँ पे सपोर्टिव हो जाता है. करेक्ट. स्वाति में जितनी भी तरह की एयर है, गैसेस है, वो सारी आ जाती हैं. और तीसरा शतभिषा. शतभिषा के लॉर्ड हैं वरुण देव. समुंदर, गहरा, करेक्ट, रिसर्च, एनालिसिस, मेडिकल, ये तीनों चीजें इसमें आती हैं. ओके. तो राहु के 3 नक्षत्र का आपस में रिलेशन डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता. Okay. लेकिन हाँ, ये तीनों एक दूसरे के त्रिकोण में होते हैं. नक्षत्रों के भी त्रिकोण होते हैं. 1, 10 और 19 त्रिकोण नक्षत्र होते हैं. ओके. 1, 5 और 9 त्रिकोण राशियां होती हैं. 1, 10 और 19 त्रिकोण नक्षत्र होते हैं. 9 प्लैनेट्स हैं. राइट. 9 into 3 27 नक्षत्र है. तो अगर पहला नक्षत्र हमारा अश्विनी है तो 10वां नक्षत्र मघा है और 19वां नक्षत्र मूल है. ओके. दूसरा नक्षत्र भरणी है तो 10वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है और 20th नक्षत्र है पूर्वा अषाढ़ा. ओके. तो ऐसे करके देयर आर 9 प्लैनेट्स. ईच प्लैनेट हैव 3 नक्षत्र लॉर्ड्स एंड ईच नक्षत्र हैज हिज ओन देवता. हर हमारे जो प्लैनेटरी रोड्स रहेंगे वो सेम रहेंगे 3 नक्षत्र के लिए, बट देवता डिफरेंट रहेंगे हर किसी के लिए. रहेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देवता के हिसाब से वेरी करती रहती है. ओके. एंड वो देवता वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक पर्सन में आएंगी. लेकिन देवता की भी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी ये मैटर करता है. डिपेंड करता है कि अच्छी वाली आएंगी या फिर बैड कैरेक्टर्स आएंगे. गॉट इट. तो यहाँ पर जैसे अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोला और जॉब के बारे में जैसे बोला, तो हम बोल सकते हैं कि किसी के लिए अगर हम लोगों को जॉब डिस्क्राइब करनी हो तो राहु एंड केतु उसमें हेल्प कर सकते हैं हमारी. किसी के लिए करियर, जॉब डिस्क्राइब करनी हो, राहु केतु कैन बी वन ऑफ द फैक्टर, नॉट द ओनली फैक्टर. ओके. मैंने 7 फैक्टर इंटेरोगेशन की है करियर को निकालने की. ओके. और मेरे को बहुत प्राउड है इस पे. और ये रिसर्च बिना मिश्रा सर के नहीं हो सकती. ओके. सुरेश सर के. राइट. हाँ जी. सबसे पहले आपने पंचांग देखना है. आपका नक्षत्र कौन सा है, आपका लगन नक्षत्र कौन सा है, आपका आनंदी योग कौन सा है. ओके. ये तीनों पंचांग के पार्ट है. फिर आपने इपोच देखना है. इपोच माने
सनराइज से लेकर आपका बर्थ किस टाइम पे हुआ है। ओके तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं, घटी लगन आता है, वी घटी लगन आता है, कितनी घटी के बाद आप पैदा हुए हो, कौन सा मुहूर्त होगा आपका। इसमें 3 चीजें देख पाते हैं हम। एक आनंदी योग, इसका भी पार्ट है। एक इसमें हम देखते हैं घटी लगन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक हम इसमें देखते हैं मुहूर्त। गॉट इट। फिर हम देखते हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कारकांसा। ओके कारकांसा के बाद हम देखते हैं 10th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का नवमांश, D1, D9 और D10। ओके फिर हम देखते हैं त्रिमसामसा और षष्ठ्यामसा। गॉट इट। उसके बाद जाके हम किसी कंक्लूजन में निकलते हैं कि ये बंदा क्या 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 काम कर सकता है अपनी लाइफ में, क्या प्रॉफिटेबल रहेगा उस पर्सन के लिए। तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को पिक करके हम उसका आंसर नहीं दे सकते। उसका आंसर नहीं देना भी नहीं चाहिए। करेक्ट, बिकॉज देयर आर सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स, अगर हम बात करें ऑनलाइन, जो सिर्फ 5 मिनट के अंदर रिप्लाई देते हैं कि आपको ये सूट करेगा। उनको ये तो पता नहीं है कि आनंदी योग क्या होता है, करेक्ट, घटी लगन क्या होता है, विघटी लगन क्या होता है, उपग्रह क्या होते हैं। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर की कुंडली में 10th हाउस में जुपिटर अपनी राशि में बैठा है, ओके, मीन राशि में, तो उनका महापुरुष योग बनता है। ठीक है, लेकिन जब से उनकी जुपिटर की दशा चली है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल 10 टाइम्स बढ़ गया। ओके, आज तक कोई एस्ट्रोलॉजर बिफोर डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा ये पकड़ नहीं पाया था कि वो 10th हाउस में गुलिक भी बैठा है, ओके। तो गुलिक लॉर्ड भी हो गया वो साथ साथ। 10th हाउस में त्रिपुष्टा पॉइंट भी बैठा है। ओके, अब त्रिपुष्टा पॉइंट कौन कैलकुलेट करेगा? ओके। और ये एप्स पे कहीं गिवन नहीं है, किसी भी एप्स में गिवन है भी। ओके, जगन्नाथ होरा में भी है त्रिपुष्टा पॉइंट, और पराशर लाइट में भी है, ओके, और हो सकता है फ्यूचर पॉइंट में भी हो। लेकिन इसको कंक्लूजन में कौन लेके आता है त्रिपुष्टा पॉइंट को? त्रिपुष्टा पॉइंट आप यूज ही नहीं कर सकते जब तक आपको काल चक्र दशा या सुदर्शन चक्र दशा ना आती हो। राइट, क्योंकि आज के टाइम पे लोग जो है सिर्फ एक ही दशा पे फोकस करते हैं, दैट इज विंशोत्तरी दशा। राइट, आधों के तो नाम भी नहीं पता। त्रिपुष्टा पॉइंट प्लस गुलिक 10th हाउस में बैठ के जो जुपिटर अपनी राशि में बैठा है, उसको बर्बाद कर दिया उसने। गॉट इट। आप दुनिया की सबसे अच्छी भैंस से दूध निकाल लो, सबसे अच्छी गाय से दूध निकाल लो, उसमें आप विनेगर डालोगे तो दूध तो फट ही जाएगा। करेक्ट, वो विनेगर गुलिक है। गॉट इट। और वो अच्छा दूध हो गया ना, जुपिटर अच्छी राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा स्वराशि है, है, right। फिर भी उसकी दशा खराब क्यों गई? और उसकी दशा में सबसे ज्यादा खराबी काम में आई, बिकॉज 10th हाउस का लॉर्ड भी हो, Because 10th राइट। house का। गॉट इट। अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए अब आप मुझे बोलो कि 10th हाउस में जुपिटर अपनी राशि में कैसा है, तो मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलेंगे कि बुरा है। राइट, लेकिन इस पूरे कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आई नीड अ पर्टिकुलर कुंडली। गॉट इट। तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे करके पूरा एनालिसिस नहीं निकाल सकते हैं कि वो दशा अच्छी जाएगी, बुरी जाएगी, वो प्लैनेट अच्छा है कुंडली के लिए, बुरा है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, और इसकी रील जरूर बननी चाहिए। एक राशि में 60 डिग्री होती है, नहीं, एक राशि में 30 डिग्री होती है। उस 30 डिग्री में देयर आर 60 अलग अलग देवतास। ओके, 30 डिग्री राशि में 60 देवता होते हैं। Okay। इसको बोलते हैं षष्ठ्यामसा। राइट, आपका कोई प्लेनेट किसी राशि में, मान लो मेरा वीनस कुंभ राशि में है, वो अपनी फ्रेंडली राशि में हो गया, लेकिन वो कुंभ राशि में भी बुरा इफेक्ट दे सकता है, क्योंकि उसके कुंभ राशि में 60 अलग अलग षष्ठ्यामसा होंगे। तो सर राहु केतु को हमें एक्चुअल में किस तरीके से स्टडी करना ज़्यादा बेटर रहेगा? हाउसेस के या उनके साइंस के, या फिर नक्षत्र बोलें, या फिर हम डिविजनल चार्ट्स बोलें? यहाँ पर कौन सा सारी चीजें डीप स्टडी करने के लिए हमें हर चीज़ को प्रेफरेंस देनी ज़रूरी है। एंड प्रायोरिटी पे अगर हम रखें तो वहाँ पर हमें नक्षत्र रखना चाहिए, या फिर राशि पहले रखनी चाहिए, आफ्टर दैट हाउसेस? राशि एंड हाउसेस एंड कॉम्बिनेशंस, कि वो किसके साथ हैं, या फिर उन पे आपने बताया कि यहाँ पर दृष्टि कोई नहीं होती राहु एंड केतु की, राइट? बट देयर आर सो मेनी पीपल जो बोलते हैं अगर राहु केतु की दृष्टि नहीं है तो इम्पैक्ट वो नहीं आता। कोई झूठ 100 बार बोल दो तो वो सच नहीं हो जाता। गॉट इट। तो बस हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि अगर वो ट्रांजिट में राहु केतु वहाँ पर आए थे तो वो इवेंट होना। ट्रांजिट बहुत बड़ा बुलशिट है। ओके, ट्रांजिट
हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है उसका 2% भी नहीं बताता। गॉट इट। तो एक्चुअल प्रिडिक्शन के लिए हमें राहु केतु के केसेस में, किसी भी केस में हमें क्या स्टडी करना चाहिए? हमें शास्त्र का अध्ययन करना है, उसमें जो लिखा है वो सर्वोपरि है, वही सच है। ओके। मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं वो पराशर होरा शास्त्र, जैमिनी सूत्रम, फल दीपिका, जातक परिजात, उत्तराकाल अमृत, पूर्वाकाल अमृत और सारावली के आधार पर बताई है, गॉट इट। और सूर्य सिद्धांता के आधार में बताई है। अब राहु केतु बहुत अच्छे और बहुत बुरे होंगे, इसके लिए हमें देखना कि वो कारक हैंगे नहीं। ओके। अगर किसी का लगन नक्षत्र लॉर्ड केतु का है तो केतु उसका कारक हो गया। राइट। मेरा अपना केतु का पीरियड बड़ा अच्छा गया था। मैंने अगर केतु के पीरियड में, मुझे मेरा सैटर्न में केतु चल रहा था 2021 में, और उसमें मेरी बड़ी अच्छी रिसर्च हुई थी एस्ट्रोलॉजी को लेके। तो केतु रिसर्च ओरिएंटेड है, इस पे मैं डिबेट नहीं कर रहा, है रिसर्च ओरिएंटेड। लेकिन केतु, एक बंदा जो रिसर्च कर रहा है उसके साथ कोई और प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। गॉट दैट। तो कोई भी प्लेनेट सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं देता, ओके। वो अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन देता है। गॉट इट। तो यहाँ पर ये बोलना ठीक रहेगा कि केतु रिसर्च तो देता है, कैन वी से कि वो कंफ्यूज भी करता है अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा डीप में चले जाएं किसी चीज़ के? वो कंफ्यूज करेगा कि नहीं, उसके लिए आपका माइंडसेट देखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम लोगों को किसी भी पर्सन के ट्रेड्स को वेरी करना हो साइकोलॉजिकल, लॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे, तो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले सारी साइकोलॉजिकल बंदे की थिंकिंग मून से आती है। गॉट इट। मून का D1 देखना है, जो हमारी राशि है, जो हमारा नक्षत्र है, राइट। और मून का साइज देखना है। ओके। मून की डिग्रीज देखनी है, फिर मून कौन से नवमांश में है वो देखना है। ओके। अगर मान लो मेष लगन में मून है और मेष लगन की पहली 3 डिग्री 20 मिनट में है, तो मेष लगन में ही मून होगा और मेष नवमांश में ही मून होगा। ओके। अगर वो मेष लगन की दूसरी 3:20 पे है, तो 320 तो 640, तो टॉरस में चला जाएगा, और तीसरे में वो जेमिनाई में चला जाएगा। ओके। जिस तरीके से हम D9 चार्ट क्रिएट करते हैं। ओके। तो मेष लगन में अगर मून हमारा है तो उसके 9 डिविजन्स हो गए, 9 D9 हो गए, 1 से लेकर 9 तक। राइट। मेष प्लस मेष का मून हो गया, और उस केस में हमारा मंगल उग्र ग्रहों के साथ बैठा है, रेट्रोग्रेड है, तो वो हमें बहुत ज्यादा एंगर देगा। ओके। मंगल के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब मेष लगन में 3.20 डिग्री से ज़्यादा 6.40 डिग्री तक अगर वो आ गया, और उस कुंडली में मून और वीनस का कॉम्बिनेशन है, मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा सेंसुअल बनाएगा। ओके। हाई ऑन हार्मोन्स बनाएगा। और उसमें 6.4 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक तीसरे नवमांश में अगर वो मेष डिग्री का मून है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, क्योंकि वो जेमिनाई के उसमें आ जाता है। ओके। मर्क्यूरी से कनेक्ट हो गया। अब मून इन मेष राशि विद कॉरस्पॉन्ड टू 3 नक्षत्र, अश्विनी, भरणी एंड सम सॉर्ट ऑफ कृतिका, राइट, एंड 9 नवमांश, एंड एवरी नक्षत्र एंड एवरी नवमांश हैज इट्स ओन थ्योरी, ओन परमानेंट कॉम्बिनेशंस। गॉट इट। तो हर किसी का रिजल्ट अपना अलग रहेगा, अलग आएगा। मेष राशि में मून है तो ये रिजल्ट आएगा, मारूंगा थप्पड़ साले को। गॉट इट। उसका 30 डिग्री में वो कौन सी डिग्री में बैठा है उसको देखना बहुत जरूरी है। यस, बिकॉज अगर मोस्टली हम ट्रांजिट्स या फिर कोई भी दशा चल रही है तो मोस्टली लोग यही बोलते हैं, अगर अब जुपिटर फॉर एग्जांपल एरीज में आ गया तो ये रिजल्ट देगा। हर ट्रांजिट के लिए स्पेसिफिक वीडियोस बनाई जाती है कि एरीज वालों के लिए ये है, टॉरस वालों के लिए ये। ट्रांजिट तो पूरी कुंडली का 2% भी डोनेट नहीं करता। ठीक है। मैं इसको समझाने के लिए मैंने कई बार ये वर्ड यूज किया है, ये एग्जाम्पल यूज किया है, क्योंकि यही एग्जाम्पल में समझ आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरा पासपोर्ट बना दिया, अब वो पासपोर्ट मेरे तक कौन लेके आएगा? पोस्टमैन लेके आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरा पासपोर्ट ही नहीं बनाया, तो पोस्टमैन अगर आ भी गया तो क्या हो जाएगा? ओके, यानी कि दशा आपकी उसकी है ही नहीं तो भी, अगर मेरी कुंडली में राजयोग है ही नहीं तो ट्रांजिट आ भी गया तो मैं उस ट्रांजिट का तबला बजाऊंगा। गॉट इट।
पोस्टमैन के आने का तभी फायदा अगर आपकी कुंडली में राजयोग है, Got it. और पोस्टमैन का आने का तभी नुकसान है अगर आपकी कुंडली में बुरा योग है। तो ट्रांजिट टाइमिंग बताने में मदद जरूर करता है, लेकिन ट्रांजिट सब कुछ है या सिर्फ टाइमिंग बता सकता है। कि जैसे मेरी शनि की दशा शुरू हुई 2015-16 में, लेकिन उसने मुझे अच्छा रिजल्ट दिया 2018-19 के बाद। Okay. तो उस शनि ने मेरे को वो बता दिया कि मैं जब धनु में आऊंगा, मकर में आऊंगा तो थोड़े ज्यादा अच्छे रिजल्ट दूंगा। Okay, because वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। वहां पे अष्टवर्ग की रेखाएं ज्यादा है। ओके, वहाँ पर हमने अष्टवर्ग को वहां पे हमने ट्रांजिट को देखने के लिए हमने अष्टवर्ग को भी देखना है। गॉट इट। तो ट्रांजिट एंड अष्टवर्ग जो है दोनों कोरिलेट आपस दोनों में कोरिलेट करते हैं, को इंडिपेंडेंट। ओके, गॉट इट। लेकिन ये बताए कौन? गॉट इट। अभी मुझे किसी ने कहा कि जब 2008 की मंदी आई थी, रिसेशन आया था, तब राहु सतभिषा नक्षत्र में था, और राहु सतभिषा नक्षत्र में दोबारा आने वाला है। यस। ओके। और आपने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि रिसेशन है। मैंने पकड़ लिया, आपने कैसे प्रिडिक्ट किया था? मैं कहा मेरे भाई बात सुन, ये तेरी बात ठीक है कि उस टाइम भी राहु सतभिषा में था, अब भी राहु सतभिषा में है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, ओके, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। गॉट इट। जैसे अभी आपने बोला कि सतभिषा नक्षत्र में आने वाले हैं, तो राहु का तो वो खुद का नक्षत्र हो गया। हाँ, तो इट शुड बी गुड, राइट? इट इज गुड और इट इज बैड, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन द मेनी फैक्टर्स। ओके। एक आदमी की कारक की दशा शुरू हुई, उसका डिवोर्स हो गया, वो अपनी मैरिड लाइफ से इतना डिस्टर्ब था कि उसके लिए वो कारक फील कर रहा है डिवोर्स को। गॉट इट। जब बंदे को बीमारी होती है, कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, जब उसकी मुक्ति होती है, वो मुक्ति बुरी नहीं होती, वो मुक्ति अच्छी होती है। Got it. वो इवेंट अच्छा है या बुरा है, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में। गॉट इट। कि वो किस तरीके का आपको रिजल्ट देगा वो प्लैनेट। पूरी आईटी इंडस्ट्री के लिए कोविड एक अच्छा इवेंट था। राइट। कोविड के बाद के 3 साल किसी आईटी वाले से पूछो कि कोविड के बाद के 3-4 साल कैसे गए, वो पीरियड को कभी भूल नहीं पाएगा। राइट। कोविड के बाद के 3-4 साल स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छे थे, क्योंकि मनी प्रिंटिंग हुई। Right. तो इवेंट कोविड अच्छा इवेंट नहीं था, लेकिन कुछ उस इवेंट के माइनर इवेंट्स ऐसे हो गए, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत अच्छा हो गया। उसमें डॉक्टर की इंडस्ट्री आ गई, आईटी की इंडस्ट्री आ गई, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बुरा हो गया। गॉट इट, गॉट इट। तो जैसे अभी आपने इसके लिए बोला राहु के लिए, तो राहु और केतु की जब भी अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करें उसे, तो बोल सकते हैं कुछ पर्टिकुलर इंडिया के लिए अगर हम कुंडली चेक करें तो क्या वो हेल्पफुल होगा? इवेंट कुछ प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं अच्छे या बुरे? राहु केतु जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के हिसाब से हमने कूर्मा चक्र देखना होता है। ओके, फॉर लोकेशन ऑफ द इवेंट। ओके। अभी सतभिषा नक्षत्र में ग्रहण लगा था। राइट। सतभिषा नक्षत्र के कूर्मा चक्र में पंजाब आता है, हरियाणा आता है, हिमाचल आता है, ओके, कुछ पार्ट ऑफ उत्तराखंड आता है सतभिषा नक्षत्र में। ठीक है। और सतभिषा नक्षत्र अगर कूर्मा चक्र का वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन आते हैं। एंड बिकॉज वहां पे हर जगह क्लेश मचा है Correct. ग्रहण के आसपास। राइट। इस साल अगस्त में, सितंबर में पंजाब में इतनी तबाही हुई है, अरे कुछ भी नहीं दिखाया न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में, जितनी वहां पे तबाही हुई है। आई हैव एस्टिमेट कि 2 लाख मजे, मतलब जानवर ऑलमोस्ट बह गए हैं या मर गए हैं। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग वो उस एरिया में डेंट पड़ गया, वी कैन से। डेंट पड़ गया। ओके, गॉट इट। तो कैन वी से कि क्या नाम है, हमेशा ही राहु केतु का जब कोई महादशा या कुछ आएगा तो 90% चीज़ें बुरी हो सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोल ऐसा नहीं है। नहीं। जस्ट बिकॉज कि वो नक्षत्र में एक प्रॉब्लम आई थी तो ये इवेंट ज़्यादा हुए हैं। हाँ, अगर Got कोई it. राहु केतु को समझने के लिए मेरी अपनी YouTube में 2 क्लासेस हैं राहु केतु की। फिर वो कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, और वो किन चीज़ों के साथ परमेंटेशन कॉम्बिनेशन बना रहा है कुंडली में, Got it. और फिर उसके डिविजनल चार्ट्स। तो यहाँ पर मोस्टली लोग जैसे भी आपने राहु का कुछ राशि हैं जिसमें राहु ज़्यादा नेगेटिव होता है, उसमें से एक तुला राशि है। ओके। और तुला राशि, वृश्चिक राशि, इन दोनों में राहु नेगेटिव होता है। ओके, मैक्सिमम नेगेटिव होता है। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे केतु की बात करें, विल दे केतु मेष और वृष में थोड़ा नेगेटिव होता है। ओके, एज इन आपने सामने वाली। हाँ जी।
गॉट इट। अगर सिर्फ नेगेटिव पूछना है तो है, राहु मेष में हो, वृष में हो, मिथुन में हो, अकेला हो और कोई नेगेटिव उपग्रह भी ना हो उधर, तो वो अच्छे रिजल्ट दे सकता है उसमें कोई। और अगर वहीं वो स्लो प्लैनेट्स जैसे कि हाँ, तब सैटर्न भी- जुपिटर के तब साथ भी आ अच्छे जाए, रिजल्ट्स देगा। तब भी अच्छे रिजल्ट्स देगा। गॉट इट। लेकिन अगर कोई राहु या केतु के नक्षत्र में एज इन मून नक्षत्र या लग्न नक्षत्र में पैदा हो तो उसकी लाइफ, तो उसकी लाइफ में कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, लेकिन रिजल्ट उन कैरेक्टरिस्टिक्स के भी तो अच्छे आते हैं। गॉट इट। बैगेज लेके आएगा वो अपने साथ, बैगेज मतलब पुराने जन्म के कुछ थॉट्स लेके आएगा, लेकिन वो अच्छे होंगे कि बुरे होंगे ये हम कैसे बता दें। ओके, उसके लिए हमें दूसरी चीजें चेक करनी होगी। मैं राहु के नक्षत्र में पैदा हुआ, मैं बचपन से ही स्टॉक मार्केट, गेमिंग, जिन चीजों में गैम्बलिंग हो सकती है, कैसीनोस, एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरा इंक्लाइनेशन बचपन से है। गॉट इट। तो ये मुझे राहु के नक्षत्र ने ये इंक्लाइनेशन दिया है, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ ऐसा रहा होगा। राइट। एंड कैन वी से जैसे स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, ये सब चीज़ें हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, फ्लक्चुएटिव हैं। हाँ, तो मेरे को उसमें प्रिडिक्ट करने में, कोई सिस्टम्स बनाने में मजे आते हैं। राइट, जैसे आप मोस्टली स्टॉक मार्केट में अभी करते मैंने हैं। बोला दिसंबर में मार्केट गिरेगी, राइट। 26,200 की मार्केट है, आप दिसंबर में देखना 25,300 हो जाएगी। ओके। एनी स्पेसिफिक रीजन, क्या वहाँ पर कोई राहु का कोई ऐसे स्पेसिफिक सिर्फ राहु केतु नहीं होता ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स देखने के लिए देयर इज ओनली वन महाग्रंथ, ओके, एंड व्हिच वन इज इट? द ग्रेट वरामीर बृहद संहिता। ओके, तो अगर कोई भी एक नया एस्ट्रोलॉजर है या फिर एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आना चाह रहा है तो आप क्या सजेस्ट उसको टेक्स्ट का अध्ययन करना चाहिए। कौन से टेक्स्ट अगर मैं स्पेसिफाई करूं राहु बृहद केतु जातकम को ढंग से समझने के लिए? राहु केतु छोड़ो, सब कुछ ही समझना है। ओके। पराशर होरा शास्त्र द सुप्रीम, ओके। पराशर उवाच, लघु पराशरी, Okay. ये 3 चाहिए। दीज आर फॉर द बेसिक्स, कि पहले बेसिक्स समझने के लिए। बेसिक्स नहीं, मतलब ये चीज चाहिए, बेसिक Okay. से एडवांस सब कुछ है इसमें। ओके। फिर सारावली, बृहद जातकम, फल दीपिका और जातक परिजात, उत्तरा काल अमृत, पूर्वा काल अमृत, ये इनको अलग चाहिए। Okay. प्रश्न के लिए प्रश्न मार्क ओके, और मुंडेन के लिए बृहद संहिता, गॉट इट। ये तो चाहिए ही चाहिए। और पहले मुंडेन समझने के लिए आपको ये जो दूसरी बुक्स है उनको ढंग से समझना जरूरी आना है, जरूरी है। उसको समझना जरूरी है। राशि दृष्टि होती है, ग्रह दृष्टि होती है। जैमिनी सूत्रम में कैसे भूल गया, जैमिनी सूत्रम भी चाहिए। Okay. तो ये सारी बुक्स का अध्ययन करके एस्ट्रोलॉजी इज मोर डिफिकल्ट देन एमबीबीएस। करेक्ट, क्योंकि राशि दृष्टि और ग्रह दृष्टि नहीं समझ में, प्लैनेट दृष्टि समझ में आता है, बट ये दोनों ने थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कुछ भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, अगर उसको Okay. ढंग से समझने की कोशिश की जाए तो। गॉट इट। ठीक है, तो राहु केतु को अलग से स्टडी नहीं किया जा सकता, उनको हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ ही देखना है। हर चीज को परमेंटेशन कॉम्बिनेशन के साथ देखना। मैं क्या कह रहा हूँ, राहु केतु किसी भी राशि के 30 डिग्री में होंगे, Right. उसका भी तो षष्टियांशा लॉर्ड होगा। करेक्ट, तो वहां पर भी वो चीजें वो उसके लिए भी वैलिड है ना, कि नहीं है वैलिड। गॉट इट, ठीक है। ओके, तो जैसे अभी आपने यहाँ पर बोला था राहु के नक्षत्र में एक बैड इवेंट हुआ, वहीं अगर मैं उसको गुड इवेंट एज इन कोई अच्छा इवेंट हुआ है वहाँ पर, तो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? वहाँ पर क्या अच्छी चीज़ें होने के चांसेस हैं इन फ्यूचर? जैसे आनंदी योग बन गया फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली में, या फिर कुछ। मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, दोबारा समझाओ। अगर किसी की कुंडली में आनंदी योग बन रहा है बिकॉज ऑफ राहु या केतु, कैन इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। राहु केतु की वजह से आनंदी योग नहीं बन सकता, वो Okay. वीकडे और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से बनता है। और वो राहु और केतु का नक्षत्र हुआ तो जब उनकी उसके दशा लिए आएगी। हमें आनंदी योग की लिस्ट देखनी पड़ेगी। ओके। स्वाति नक्षत्र और सैटरडे में आनंदी योग बनता है सिद्धि। ओके, स्वाति नक्षत्र और सैटरडे में आनंदी योग बनता है सिद्धि। मैं आनंदी योग की लिस्ट अभी खोल लेता हूँ। ओके। तो यहाँ पर अगर इस पर्सन की कुंडली में राहु की दशा या फिर अंतर दशा भी आती है, या फिर सुदर्शन चक्र दशा अगर हम लेते हैं, तो तब उसकी लाइफ में अच्छे इवेंट्स होने के चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Okay. 165 नंबर पेज, और ये बुक है इंडियन एफिमरीज बाय द ग्रेट हमारे मिश्रा सर। ओके। आनंदी योग में जो अभी हम लेते हैं, चलो आद्रा नक्षत्र लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। अगर संडे के साथ आद्रा नक्षत्र हो तो ध्वांस आनंदी योग होता है। ओके।
अगर मंडे के साथ आद्रा नक्षत्र हो तो काल दंड होता है, तो संडे और मंडे में आद्रा नक्षत्र आ जाए तो बुरा है। राइट, लेकिन जैसे आपने सिद्धि योग बोला था तो दिस इज अगर गुड। ट्यूसडे के साथ आद्रा नक्षत्र हो तो चर आता है, तो चंचल कामों के लिए अच्छा है, चरमय कामों के लिए अच्छा है, ट्रैवलिंग हाँ इन कामों के लिए अच्छा है। अगर वेंसडे के साथ आद्रा नक्षत्र आ जाए तो मूसल योग बनता है, वो भी ओके ओके ही है, स्ट्रगलिंग है। राइट थर्सडे के साथ अगर आद्रा नक्षत्र आ जाए, राहु का नक्षत्र है तभी बता रहा हूँ, राइट तो पद्म बनता है, ओके बहुत अच्छा है। गॉट इट। पद्म माने लक्ष्मी जी का चिन्ह। सैटरडे के साथ अगर आद्रा नक्षत्र आ जाए तो मुकदर बनता है, वो भी ओके ओके है, ओके, नॉट सो गुड नॉट सो नॉट सो गुड नॉट सो 50-50 चांसेस देगा, प्लस अगर राहु अच्छा है तो ज़्यादा बेटर, हाँ। प्लस में अदरवाइज नेगेटिव। सैटरडे के साथ स्वाति बनता है तो अच्छा है। ओके फ्राइडे के साथ स्वाति बनता है तो अच्छा नहीं है, तो गद आता है। गद माने बड़ी क्रॉनिक डिजीज, ओके बड़ी क्रॉनिक डिजीज। डिजीज। तो ऐसे करके आपको आनंदी योग में, आनंद आदि योग में चेक करना पड़ता है कि आपका वीकडे और नक्षत्र का कौन सा कॉम्बिनेशन है। ओके, अगर वो अच्छा बनता है तो थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। थिंग्स विल बी बेटर। एंड अगर स्ट्रगल भी है, अगर गिरे भी, एक्सीडेंट भी हुआ तो हॉस्पिटल के गेट के सामने होगा, एक्सीडेंट होते ही अंदर चले जाओगे। गॉट इट। तो हम यहाँ पर जैसे आजकल के टाइम पे काफ़ी सारी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं राहु केतु के लिए स्पेसिफिकली बोलते हैं कि आपका काल सर्प योग बन रहा है, अगर कुछ भी ऐसा है। काल सर्प योग किसी भी ग्रंथ में वर्ड लिखा ही नहीं है। ओके, तो ये जस्ट देयर ओन इनोवेशन और इमेजिनेशन। 1960-70s में आया था, एक एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे XYZ नाम के, उनकी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट चाहिए था तो उसने कहा कि मैं काल सर्प दोष इन्वेंट करता हूँ, गॉट फिर इट पूजा कराऊंगा बढ़िया बढ़िया, फिर गॉट इट। ठीक है, काल सर्प दोष, गुरु चंडाल दोष, मांगलिक दोष, राइट। और ये तीनों तो हो ही गए। और आपका और क्या चल रहा है आजकल फैशन में? साढ़े सती। राइट, साढ़े सात इज जस्ट टाइम पीरियड, राइट, वी कैन से ट्रांजिट, जस्ट ट्रांजिट, राइट। हाँ। तो ये सब एस्ट्रोलॉजर्स के ब्रेड एंड बटर है, गॉट इट। अगलों को खाने। तो मेरे पास कल एक मैसेज आया है, मैंने उसकी स्टोरी भी डाली है, और वो लेडी मुझे क्या कहती है, राइट, if astrologer is not earning more than 10 lakh, if astrologer in your place is not earning 10 lakhs per month, you are a fool। राइट, ये उसका मैसेज है मेरे को, ओके, क्योंकि मैं समझना चाह रहा था वो चाहती क्या है। तो मैं क्या, हाउ आई एम अ फूल, तो उन्होंने कहा जेमस्टोन बेचने चाहिए। मैंने कहा आपने मेरा कोई पॉडकास्ट देखा है? कहती नहीं। मैंने कहा आई एम अगेंस्ट जेमस्टोन, ओके, आई एम अगेंस्ट जेमस्टोन। वो कहती कोर्स बेचना चाहिए। मैंने कोर्स तो मैं कराता हूँ। कहती आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्स बेचने चाहिए। गॉट इट। तो ये काम मेरा, कोई भी अगर कोई कोर्स हो रहा है तो वो प्री रिकॉर्डेड सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, राइट, और जेमस्टोन्स में बेचता नहीं, कंसल्टेंसी में देता हूँ। एस्ट्रोलॉजर की जो ड्यूटीज है वो बृहस्पति संहिता में लिखी हुई हैं, ओके। वो ड्यूटीज आज तक किसी ने नहीं पढ़ी। हाँ, तो आज के टाइम पे मोस्टली जितने मैं भी काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई हूँ, पंडित के पास गई हूँ, दे ऑलवेज सजेस्ट राहु या केतु का, क्योंकि आई एम रनिंग राहु महादशा, तो हमेशा लोग या तो पूजा सजेस्ट कर देते हैं या तो फिर स्टोन सजेस्ट कर देते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? इसको मैं सही गलत नहीं बोलता, मैं इसको बिजनेस बोलता हूँ। गॉट इट। ठीक है, स्टोन को सही गलत बोलना इट इज़ नॉट माई वो। लेकिन इफ़ यू कांट अफोर्ड, और कोई आपको कर्जा लेके स्टोन लेना पड़ रहा है, उसके बहुत सारे उपाय, आप और ऑल्टरनेटिव उपाय बहुत ज़्यादा है ना। ओके, तो अगर हम राहु केतु के उपाय, पहले तो जैसे आपने अभी जेमस्टोन के बारे में बोला, इफ़ अ पर्सन कैन अफोर्ड जेन्युइन जेमस्टोन्स, तो क्या जेमस्टोन्स काम करते हैं? जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या कुछ भी ये चीज़ें काम करती हैं? क्रिस्टल का तो कुछ नहीं पता, जेमस्टोन्स कर सकते हैं काम, ओके, बट इट इज़ नॉट फॉर ऑल। ओके। एंड ये जो पूजा, कई बार लोग बोलते हैं कि हमने पूजा करवाई थी, खुद कर लो गंडमूल पूजा। नक्षत्र की पूजा करवाई थी कई लोगों ने, हाँ, तो उसके बाद थोड़े से रिजल्ट उनको मिले। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है या फिर एक्चुअली? वो पूजा भी काम करती है, लेकिन इसमें क्या है, फ्रॉड बहुत हो रहा है। गॉट इट, अब मैं पूजा के पैसे ले लूँ और मैं पूजा ना करूँ, गॉट इट। ठीक है। तो
मेरा तो कर्म खराब है ही, लेकिन फ्रॉड भी बहुत हो रहा है और मैं जानता हूँ जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। There are mostly people हाँ, ऐसे हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर था, उसने क्या किया, ये पानी की पैक्ड बोतल गंगा जल नाम से भेज दी कि और इस गंगा जल को मैंने एनर्जाइज किया हुआ है। राइट, यस, ये एक एस्ट्रोलॉजर ने कांड किया जी बिल्कुल, और 20,000 की ये बोतल भेज दी। अब उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। तो ये काम करने क्यों है? करेक्ट, आप आपकी आज मैं 5-6 साल से एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरी अगर मुझे लेगेसी प्रोटेक्ट करनी है तो मुझे जितना जेन्युइन होना पड़ेगा उतना जेन्युइनिटी लेगेसी। आप 10 लाख रुपए 2-4 महीने कमा लो, उसके बाद फिर you उसके don't have plans. ऐड डालोगे, सिडक्शन डालोगे तो आ ही जाएंगे लोग। Got it. आज मैं बोलूँ कि मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जिससे आप करोड़पति बन जाओगे। भीड़ लग गई, राइट, कितनी देर लगेगी भीड़ लगने में? कुंडली में वो योग वगैरह कुछ भी ना हो तो हाँ, मैं आपको उपाय बताता हूँ जिससे आप करोड़पति बनोगे। तो वो करोड़पति बने ना बने, मैं जरूर बन जाऊंगा। करेक्ट। तो हमें अगर पहले ये चेक करना जरूरी है जो वो सामने वाला हमें उपाय दे रहा है वो लॉजिकल है भी या अरे नहीं एक है। वास्तु वाला कहता राम जी का वनवास इसलिए वो उनका वास्तु खराब था। ओके, उनके पास इतने तो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ये सब थे तो हाउ इट इज उनका वास्तु थोड़ा सा खराब था। अगर वो Okay. वहां पे होता तो वो वनवास रोक देता। ओके, तो अगर वो वनवास रोक देता तो राम जी भगवान ही ना होते, राइट, क्योंकि राम जी को भगवान राम बनने तक का जो सफर है वो आया ही वनवास से, राइट, वो आया ही रावण के एपिसोड के बाद। बिल्कुल, सुंदरकांड की कोई वैल्यू ही नहीं है, हनुमान जी की कोई वैल्यू ही नहीं बिना सुंदरकांड के। बिल्कुल। और सुंदरकांड हुआ ही तब जब वो रावण वो सीता माता को लेके गया। तो बिल्कुल। जो चीज होनी है उसको आप रोक नहीं सकते। This is destiny. एस्ट्रोलॉजी समझने के बावजूद उसको आप मैनेज कर सकते हो, अपने आप को आप शांत रख सकते हो। प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हो। महाभारत में कोट है, वक्त कराए वक्त करे, वक्त बड़ा बलवान। भीलों ने लूटी गोपियां, वही अर्जुन के बाण। राइट, तो क्योंकि अब इससे जीविका जुड़ गई है, एस्ट्रोलॉजी से रोज की कमाई जुड़ गई है, तो इसमें बहुत सारे अंधेधुंध लोग आ रहे हैं। गॉट इट, बहुत सारे मुझे एल्डर लोग फोन करते हैं कि क्या हम रिटायरमेंट में एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। ओके, तो मैं उनको ये बोलूंगा, मेरे से सीखने के बाद अगर आपको मैं गारंटी देता हूँ 2 लाख रुपए कम प्लेसमेंट्स जैसे होता है ना, Right. इस कॉलेज से अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो सबको अब यही चाहिए कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ूंगा तो मेरे को क्या फीस मिलेगी। तो राइट, इस कॉन्सेप्ट में लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। गॉट इट। तो आई गेस अगर हम न्यू एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है वो किस तरीके के प्रिकॉशंस ले सकते हैं एक अच्छा टेक्स्ट एस्ट्रोलॉजर का अध्ययन करो, कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लोगे जो मैंने भी नहीं निकाला, जो Okay. हमारे मिश्रा सर ने भी नहीं निकाला, जो जस्टिस एस.एन. कपूर ने भी नहीं निकाला। टेक्स्ट, क्लासिकल टेक्स्ट जिनका मैंने नाम लिया है, होरा Right. शास्त्र, सारावली, बृहद जातकम, इनका रिसर्च करो, कुछ ना कुछ अच्छा निकल जाएगा। राइट, निकल जाएगा। दे शुड डू रिसर्च। रिसर्च एंड एनालिसिस से ऊपर कुछ नहीं। पहले प्रॉपर्ली अपने ग्रंथ को स्टडी करना इज इम्पॉर्टेंट, उसके बाद ही आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन बिल्कुल बन सकते हो। सकते और अगर हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर और एक फेक एस्ट्रोलॉजर्स में डिफ्रेंशिएट करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं? बिकॉज आज के टाइम पे फेक बहुत ज़्यादा है। देखो, फेक के पास लोग अपने आप ही जा रहे हैं। राइट, फेक के पास, मैंने भी आपको क्या बोला, एस्ट्रोलॉजी की ऐड क्या आती है, खोया हुआ प्यार वापस पाओ। राइट, जिसने ऐड डाली है उसका खुद प्यार खोया हुआ है, करेक्ट, उसका खुद कोर्ट केस चल रहा है। राइट, क्या पे छोटी सी रेमेडी कर लो आपका ये हो जाएगा। हाँ, तो अगर वो चीज़ तो है वो ही नहीं खुद- उनके पास तो हाँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब मेरे पास कोई आता है, सर मेरा कोर्ट केस चल रहा है, मैं क्या करूं? मैं क्या, कुंडली बताएगी क्या करूं? अगर तेरा हारता हुआ नजर आ रहा होगा तो मैं बोल दूंगा सेटलमेंट कर ले, जीतता हुआ नजर आएगा तो मैं बोलूंगा लड़ता रहे। ओके, मैं क्या बोलूंगा, ये तो तेरी कुंडली डिपेंड करती है ना। करेक्ट, गॉट इट। एक एस्ट्रोलॉजर के हाथ में किसी की जान, किसी का धन, किसी उसके, ये एक पीडीएफ है, रीड ओनली पीडीएफ है। उसको रीड करने की आपको कला आती है कि नहीं आती, बस। ओके, एंड डेफिनेटली हम लोगों को खुद वेंचर करने की जगह एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं, क्योंकि अगर हम सिर्फ ऊपर से कुंडली खुद से पढ़ सकते हैं देखा जाए तो। अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बहुत है, राइट, बहुत है, लाइक यू। मेरे से भी अच्छे हैं। ओके, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा सर अभी हैं, अच्छा, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा अभी राइट, हैं। यस, जिसने जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर बनाया वो है ओके, नरसिम्हा जी। संजय रथ जी अभी हैं,
के.एन. राव जी अभी हैं, राइट ये मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, इन्होंने कुछ रिसर्च की हुई है लाइफ। राइट, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। करेक्ट। और भगवान की दया से आई एम इन माई 30s और मैंने इसको 20s में ही रिसर्च करना शुरू कर दिया था। राइट। तो और 10-20 साल में हम भी कहीं होंगे, गॉट इट। कुछ ना कुछ। मैंने एक रिसर्च किया है कि कोई उच्च का प्लेनेट उच्च का क्यों होता है और नीच का प्लेनेट नीच का क्यों होता है। आप रिसर्च पढ़ो, आप यूट्यूब में ही है वो रिसर्च, आप देखो कि वो रिसर्च कितनी वैलिड है कितनी वैलिड नहीं है। ओके। आई एम ओपन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। अभी मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहा हूँ, 3-4 महीने हुए हैं रिसर्च करते हुए, 2-4 बार गलत भी हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म तो अच्छा चलूंगा ना। राइट। तो सर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बट नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी रिलीज़ करेंगे जिसमें आप और ज़्यादा उपग्रह के बारे में और आनंदी युग किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं और कैसे हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस बारे में और डिस्कस करेंगे। चलो, जय श्री राम। जय माता दी।